दलित कौन है? दलित शब्दों का अर्थ है दलित यानी दबाया गया या शोषित, पीड़ित या उत्पीड़ित वर्ग। दलित कौन होता है भाई आपके सामने? दलित का अर्थ सबसे पहले अगर इस प्रकार के प्रश्न करोगे तो आपको क्या है, उन प्रश्नों को सबसे पहले उनकी परिभाषा देनी है। आगे बढ़े इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो भाई। आपके सामने 38,000 सब्सक्राइबर में मात्र आपके सामने 200 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं। सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अपन 40,000 का सब्सक्राइबर का टारगेट वो अचीव कर सके। और डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे रखा, वहां से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। दलित का अर्थ यही होता है कि कोई भी व्यक्ति को जो आपके सामने दबाया गया है, उसका उत्पीड़न किया गया है या आपके सामने उसका शोषण किया गया है, उसी व्यक्ति को क्या कहा जाता है? आपके सामने दलित वर्ग का व्यक्ति कहा जाता है। भारतीय समाज में उन सामाजिक वर्गों के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्हें पारंपरिक रूप से जाति व्यवस्था अस्पृश्यता माना जाता है और उन्हें अनुसूचित जातियां, शेड्यूल कास्ट भी कहा जाता है। भारतीय समाज में आपके सामने जो दलित शब्द किन के लिए प्रयोग किया जाता है? उन जातियों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनके लिए भाई आपके सामने छुआछूत जैसे शब्द वो प्रयोग किए जाते थे। आज उन्हें अनुसूचित जातियां अपन शेड्यूल कास्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? एससी के नाम से जानते हैं, शेड्यूल कास्ट, है ना। अस्पृश्यता, अनटचेबल भी उनको बोला जाता था। आपके सामने दलित वर्ग के नाम से भी उनको जाना जाता था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित शब्द को राजनीतिक व सामाजिक चेतना का प्रतीक के रूप में बनाने का काम किया। मतलब समाज में इन लोगों को बराबरी का हिस्सा दिलाने का काम किसके द्वारा किया गया भाई? आपके सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया, ताकि उनको सामाजिक और जो राजनीतिक चेतना है उनके प्रतीक के रूप में उनको जाना जाए। किस रूप में जाना जाए? सामाजिक और राजनीतिक चेतना के रूप में उनको जाना जाए, है ना। सामाजिक और राजनीतिक चेतना कैसे? कि उन लोगों को सबसे पहले यह समझाया गया कि भाई आप भी इन लोगों के बराबर हो, शिक्षा ग्रहण करो और आपके सामने अपने आप को इतना सशक्त बनाओ कि आप भी समाज के बाकी जो वर्ग है उनके बराबर खड़े हो जाओ। साथ के साथ उन लोगों के लिए आपके सामने आरक्षण जैसी व्यवस्था हो गई, चाहे वोट का अधिकार है वो अलग से देने का आपके सामने प्रयास हो गए, वो सब प्रयास उनके द्वारा किए गए थे। सबसे पहले मंदिरों के अंदर प्रवेश का जो आंदोलन है, मंदिर प्रवेश आंदोलन भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा शुरुआत किया गया। और जो शिक्षा देने का जो अधिकार है, जो और समाज का जो में सभी लोगों के बराबर बैठने का अधिकार और अस्पृश्यता के अंत का अधिकार है, वो संविधान के अंदर दिया गया अनुच्छेद 17 के अंदर। समझ में आ गया? बाकी मौलिक अधिकारों में शेड्यूल कास्ट को स्पेशल अधिकार है वो दिए गए हैं। दलितों की मुख्य योग्यताएं और वासनाएं क्या होती है? मेजर डिप्रिवेशंस और डिस्क्रिमिनेशन फेस बाय दलित। दलित के द्वारा कौन कौन सी आपके सामने मेजर कमियां है वो देखने को। सामाजिक चेतना की बात करें, पहला होता है छुआछूत का व्यवहार। मंदिर, कुएं, स्कूल, कुआं, होटल आदि को बहिष्कृत करना। सबसे पहले आपके सामने जो दलित समाज होता था, कौन होता था भाई? जो दलित समाज के लोग होते थे, उन समाज के जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव होता था। कैसे? ना तो उन सब लोगों को मंदिर में जाकर पूजा करने का अधिकार होता था। किसका अधिकार नहीं होता था? आपके सामने मंदिरों में जाकर पूजा करने का अधिकार नहीं होता था। स्कूल, होटल और आदि में भी उनको क्या है? बराबरी का। स्कूल में जाते थे बच्चे तो बाकी समाज के व्यक्ति क्लास के अंदर बैठते थे, उनको बाहर बैठाया जाता था। जो उनकी क्लास में जो एक पानी की जो व्यवस्था होती थी, उनसे वो पानी नहीं पी सकते थे। तो इसी तरीके से उनके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता था। चाहे मंदिर हो गए, चाहे स्कूल हो गए, चाहे कुएं हो गए, इन सब में उनको बिल्कुल भी बराबरी का हिस्सा नहीं होता था उन लोगों के लिए। सामाजिक मेलजोल से बहिष्कार किया गया। समाज में सभी लोग जो मिलजुल कर रहते हैं, उस सब चीजों से भी उनको बहिष्कृत किया गया। निचले स्थानों पर बैठने के लिए अलग बर्तनों में भोजन की परंपरा जोड़ी गई। क्या किया गया? जब भी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता था, क्या होता था? अलग सार्वजनिक कार्यक्रम होता था जिसमें अगर सभी लोग ऊंची पटल पे बैठ के आपके सामने खाने का भोजन करते थे, तो दलित समाज के लोगों को नीचे बैठाया जाता था, है ना। उन समाज के लोगों से अलग बैठाया जाता था, चाहे श्रवण हो गए, चाहे आपके सामने क्षत्रिय हो गए, उन सब लोगों से अलग बैठाने का काम किया जाता था। समझ में आ गया? तो बहुत अधिक तक सामाजिक रूप से इन लोगों को अलग रखने का, बहिष्कृत करने का प्रयास किया गया। और इन प्रयासों को आपके सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, उनके द्वारा प्रयास करके कैसे भी उन लोगों को इस जो बहिष्कृत जिंदगी है, इसको आम लोगों से इनको जोड़ने का काम किया गया। शैक्षिक वंचना।
पारंपरिक रूप से शिक्षा से वंचित रहे लोग, ये क्या है, ये लोग आपके सामने पारंपरिक रूप से इनको शिक्षा उतनी उच्च स्तर की शिक्षा है वो नहीं मिल पाई जिस स्तर की शिक्षा इन लोगों को मिलनी चाहिए थी। गुरु शिष्य शिष्य संबंधों में भेदभाव होता था। क्या होता था, टीचर है ना, अगर मान लो कोई श्रवण व्यक्ति, ब्राह्मण समाज के व्यक्ति, क्षत्रिय समाज का व्यक्ति बच्चा था, अगर वो कोई प्रश्न पूछ लेता टीचर उनको बता देता। जो दलित समाज के लोग होते थे उनको उनका बराबरी का हिस्सा नहीं, उनको कोई प्रश्न पूछते थे नहीं बताया जाता था, उनको क्लास से बाहर बैठाया जाता था, उनको डंडों से पीटा जाता था। ऐसा चीजें देखने को मिलती थी। तो गुरु और शिष्य के बीच में एक जो संबंध होते हैं, जिससे क्या है, शिष्य है वो गुरु से अपना जैसा उसके मन में वैसा प्रश्न पूछ सके, वो पद्धति यहाँ पर नहीं देखने को मिलती थी। गुरु और शिष्य के जो संबंध है उसमें बहुत ही भेदभाव देखने को मिलता था। आज भी सरकारी स्कूल में भेदभाव की घटनाएं देखने को मिलती हैं। आज भी जो अनेकों अनेक ऐसे स्थान हैं जहां पर दलित समाज के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को आज भी बराबरी के हिस्से के लिए आपके सामने लगातार वो प्रयासरत हैं, लगातार अपनी जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं, क्योंकि आपके सामने आज भी उनको समाज में बराबर नहीं बैठने का हिस्सा दिया गया है। बहुत सी ऐसी घटनाएं आती हैं जहां पर शादी के वक्त दूल्हे को आपके सामने घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है ना, सार्वजनिक पानी पीने की जगह पर उनको टोक दिया जाता है, और उनके साथ शाब्दिक रूप से भी, शब्दों के माध्यम से भी उन लोगों को क्या नीचा दिखाने का प्रयास है वो किया जाता है। आर्थिक शोषण, जमीन और संसाधनों से वंचित रहना, इन समाज के लोगों को आपके सामने हमेशा जमीन और जो संसाधन है उनसे वंचित रखा गया। किस चीज से वंचित रखा गया, जो जमीन और जो संसाधन है ना, जितने आम समाज के लोगों के पास जितनी जमीन और जो संसाधन हुआ करते थे उन जमीन और संसाधनों से इन लोगों को वंचित रखा गया, उतना इनके पास उतना हक नहीं होता था। कभी भी देख लेना, दलित समाज के जो लोग हैं उनके पास बहुत कम मात्रा में जमीन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, उनके पास बहुत कम मात्रा में जमीन देखने को मिलेगी, बाकी लोगों के पास जितनी होगी उससे। मेहनत मजदूरी वाले, नीच समझे जाने वाले तक को पैसों तक सीमित रखा गया। उनको क्या है, आपके सामने सिर्फ इतना समझा गया कि ये सिर्फ मेहनत करने वाले लोग हैं। किस रूप में जाना गया, ये तो सिर्फ मेहनत करने वाले लोग हैं आपके सामने, इनको नीची जाति के हैं, इनको वैसा ही काम करना चाहिए। इन सब चीजों की सोच है वो इनके प्रति हमेशा है वो रखी गई। समझ में आ गया, तो इनके प्रति आपके सामने ऐसी सोच रखी गई कि भाई नीची जाति के लोग हैं, उसी पैसे में इनको समझा जाने लग गया। चलिए अगले वाला है राजनीतिक उपेक्षा। पारंपरिक ग्राम पंचायतों में भागीदारी नहीं होना, मतलब जो ग्राम पंचायतें वगैरह हुआ करती थी उनके अंदर आपके सामने उनकी भागीदारी है वो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती थी, है ना। जहां समाज के और समाज के लोग बैठकर अपने जो हिस्से के जो आपके सामने जो फैसले लेते थे उनके फैसलों में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं होती थी, उनको कोई बराबरी। जिन लोगों को समाज से अलग रखा जाता है, समाज से अलग, उनके गांव से अलग उनके घर होते हैं, उनको समाज में बराबरी नहीं मानना जाता है, तो उनको पंचायत वगैरह में तो बैठने ही कौन देगा। निर्णय प्रक्रिया में बहिष्कार, कोई भी निर्णय लेने में, भाई उन समाज के लोगों को कभी भी निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं दिया गया, है ना, क्योंकि उन्हें इंसान जैसा ही नहीं माना गया, उनके पशु जैसा उनके साथ व्यवहार है वो किया गया। वोट डालने का, उम्मीदवार बनाने पर भी भेदभाव देखने को मिला। वोट डालने के काफी बार लोगों को वोट डालने से वंचित कर दिया जाता है। उम्मीदवार बनाने पर भी भेदभाव देखने को मिलता है। समझ में आ गया कि उम्मीदवार बनाया जाता है तो आपके सामने काफी बार क्या श्रवण समाज के लोग ही दलित समाज के लोगों को खड़ा करने, मतलब चुनाव में खड़ा करने का काम करते हैं, क्योंकि सशक्त नहीं है उतनी ज्यादा। धार्मिक भेदभाव, मंदिर प्रवेश वर्जित करना। क्या करना है आपके सामने, जो मंदिर प्रवेश है उनके अंदर आपके सामने उनका जो प्रवेश है वो वर्जित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, उनका जो प्रवेश है आपके सामने जो मंदिरों के अंदर है वो वर्जित कर दिया जाता था, उन लोगों को मंदिरों के अंदर नहीं जाने दिया जाता था। धार्मिक कर्म कांडों में भाग लेने की मनाही, जो अलग अलग प्रकार के जो धार्मिक आपके सामने जो कर्म कांड है उनमें भी इनको भाग नहीं लेने दिया जाता था। किसी भी प्रकार के जो धार्मिक क्रियाकलाप होते थे, कोई यज्ञ हो रहा है, कोई सामाजिक आयोजन हो रहा है, कोई मंदिर के अंदर कोई फंक्शन वगैरह, उसके अंदर भी इन सब लोगों को बराबरी का हिस्सा नहीं होता था। ये लोग आपके सामने वहां बैठकर किसी भी प्रकार के अपने जो क्रियाकलाप हैं उनको नहीं कर पाते थे। समझ में आ गया, तो धार्मिक जो कर्मकांड है उनमें भी भाग लेने की इनको पूर्ण रूप से मनाही होती थी इन लोगों को। अगले वाला सांस्कृतिक अपमान। दलितों की संस्कृति, भाषा और परंपराओं को नीचा दिखाया जाने लगा। क्या हो गया, उन समाज के लोगों को यह बताया गया कि तुम तो आपके सामने हो ही एक समाज के पिछड़े वर्ग से लोग आते हो, आपकी कोई संस्कृति नहीं, आपकी कोई भाषा और जो परंपरा है वो बिल्कुल नहीं है। उन समाज के लोगों को क्या है, वैसे ही नीचा दिखाए जाने का काम
किया गया। लोक कला और परंपराओं को मान्यता नहीं दी गई। उनकी जो पुरानी जो लोक कला, उनकी जो पारंपरिक खुद की कलाएं हैं, उन कलाओं को समाज में बराबरी का हिस्सा ही नहीं मिला। मतलब खुद की कलाओं को, जो हो सकता है भाई योग्यता कोई समाज में जाति धर्म विशेष देखकर थोड़ी आती है। हर समाज के व्यक्तियों में क्या रहता है, आपके सामने योग्यता रहती है। लेकिन उन सब लोगों की जो बेचारे जो दलित समाज के लोग हैं, उनकी योग्यताएं कभी बाहर ही नहीं आ सकी। क्यों नहीं आ सकी? क्योंकि उन लोगों की जो धार्मिक मान्यता है, उनको कभी मान्यता ही नहीं मिली। अगले वाला बिंदु है दलितों के उत्थान के लिए किए गए प्रयास। तो दलित समाज के लोगों के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं? और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा दलित समाज के उत्थान के लिए। सबसे पहला अनुच्छेद नंबर 17, छुआछूत को पूरी तरीके से प्रतिबंध करना और इसे अपराध माना गया। क्या माना गया? समाज के अंदर जो छुआछूत जैसी जो एक गंभीर बीमारी है, उस गंभीर बीमारी को आपके सामने क्या है, खत्म करने का काम किया गया। क्या किया गया? समाज के अंदर जो छुआछूत जैसी जो गंभीर बीमारी है, उस बीमारी को किसके द्वारा आपके सामने, इनके द्वारा खत्म करने का जो प्रयास है वो किया गया। अगले वाला बिंदु है अनुच्छेद नंबर 15(2), सार्वजनिक स्थलों, संस्थानों, कुओं, होटलों आदि में प्रवेश में भेदभाव नहीं होगा। साथ के साथ अनुच्छेद 15(2) के अंदर एक समानता का अधिकार, मौलिक अधिकारों के अंदर जो अनुच्छेद 15 वो किसकी बात करता है? समानता का अधिकार, कि हर व्यक्ति को समाज में जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को समाज में बराबरी का हिस्सा है। और इसके अंदर अगर कोई सार्वजनिक सरकारी प्रॉपर्टी है, चाहे उसमें कोई संस्थान हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, सरकारी आपके सामने अस्पताल हो, है ना, चाहे सरकारी आपके सामने कोई होटल हो गए, कोई हो गए, इनके अंदर इन लोगों को प्रवेश करने से कभी भी मनाही नहीं हो सकती। अगर जहां पर समाज के और लोग जाएंगे तो ये सब लोग भी वहां पर जाने का काम करेंगे। अनुच्छेद 46, राज्य का कर्तव्य है कि वह दलित और पिछड़े वर्गों को शिक्षित और आर्थिक उन्नति के लिए बढ़ावा दें। चाहे आपके सामने राज्य का एक प्रयास रहता है कि उन सब लोगों को, चाहे स्कॉलरशिप के माध्यम से हो गए, चाहे आपके सामने जो सरकारी संस्थान है उनके अंदर सीटों के अंदर कुछ स्पेशल सीट उन्हीं समाज के लोगों के लिए आवंटन करना हो गया, जिससे क्या हो गया, दलित और जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो भी आपके सामने शिक्षा के अंदर वृद्धि कर सके और आर्थिक रूप से आपके सामने पैसे कमाकर और जो बाकी समाज के लोग हैं उनके बराबरी का हिस्सा उनको मिल सके। अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट 1989, दलितों के खिलाफ अत्याचार करने वालों को सजा देने का विशेष प्रावधान। अगर कोई व्यक्ति है जो दलितों के खिलाफ क्या कर रहा है, आपके सामने अपशब्द जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहा है, उनके ऊपर उनको सिर्फ उनकी जाति के आधार पर दबाने का प्रयास किया जा रहा है, या उनके साथ जाति के आधार पर अगर उत्पीड़न हो रहा है, तो उसके लिए एक विशेष अधिनियम बनाया गया जिसको अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के नाम से जाना जाने लग गया। इसके नाम से SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के नाम से जाना गया। चलिए अगले वाला है सामाजिक सुधार आंदोलन। पहला होता है अछूत उदार आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा। मतलब अछूत सुधार आंदोलन मतलब समाज में जो दलित समाज के जो लोग थे उनको अन्य समाज के लोगों के साथ बराबर का दर्जा मिले। इसके लिए किसके द्वारा सबसे पहले प्रयास किए गए थे भाई? महात्मा गांधी ने एक आपके सामने एक आंदोलन खड़ा किया था, अछूत उदार आंदोलन, जिसके अंदर जो दलित समाज के लोग हैं उनको शिक्षा मिले, वो शिक्षा प्रदान करें, और जो श्रमण समाज के लोग हैं या अन्य जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं या अन्य जो समाज के लोग हैं, वो सभी समाज के जो लोग हैं वो उनको बराबर माने और उनको समाज में बराबरी हिस्सा देने का काम करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दलितों की शिक्षा, अधिकार और सम्मान के लिए संगठित किया। क्या क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी खुद ने भी प्रयास किए जिससे जो दलित समाज के लोग हैं उनको शिक्षा मिल सके, वो अपने अधिकारों के लिए प्रयास कर सके और सम्मान के लिए संगठित हो सके, एकजुट हो सके और लड़ाई है वो लड़ सके। सत्य शोधक समाज है ज्योतिबाई फुले व दलित पैंथर आंदोलन में भी उनकी महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्या रहा? सत्य शोधक समाज है जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया भाई? ज्योतिबाई फुले, उनके द्वारा सत्य शोधक समाज है उनका निर्माण किया गया। और दलित पैंथर आंदोलन है उसका भी आपके सामने जो ज्योतिबाई फुले है उनके द्वारा जो उस आंदोलन है उसकी भूमिका दिखाई गई। चलिए अगले वाला है आरक्षण नीति, रिजर्वेशन पॉलिसी। सरकारी नौकरियां, शिक्षा संस्थान और विधायकों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। क्या की गई? अलग अलग प्रकार के जो सरकारी नौकरियां हैं
उनके अंदर भी दलित समाज के लोग हैं, उनको आपके लिए विशेष छूट है वो दी गई। 15% का आपके सामने आरक्षण दिया गया है शेड्यूल कास्ट को। उसके अलावा भी अन्य प्रकार की सरकारी योजनाएं, चाहे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मतलब ग्रेजुएशन के अंदर SC ST के जो बच्चे होते हैं उनको आपके सामने जो कॉलेज के अंदर छूट मिलती है। बाबा साहब अम्बेडकर आवास योजना, ऐसे जो दलित समाज के लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवास योजना की शुरुआत की गई। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की शुरुआत की गई, है ना, जिससे जो समाज के लोग हैं, जो उन समाज के लोगों के लिए आपके सामने विकास का प्रयास किया जाए। सफाई कर्मचारी सशक्तिकरण योजना है, जो सफाई, काफी लोग ऐसे ऐसी कैटेगरी के जो सफाई वगैरह का काम करते हैं, उन लोगों को और शिक्षा प्रदान करके अन्य कार्यों से जोड़ने का काम किया जाए। दलितों की स्थिति में आज बदलाव अवश्य आया है। क्या आया है? दलित समाज उसमें आपके सामने स्थिति में आज बदलाव अवश्य आया है। शिक्षा, जाति, प्रशासन और समाज में उनकी भागीदारी और समान बढ़ा, परंतु भेदभाव, हिंसा व उपेक्षा की घटनाएं अभी भी समाप्त नहीं हुई। समाज में उन लोगों के आज शिक्षा तो उन्होंने प्रदान कर ली है, प्राप्त कर ली है, उनको राजनीति में भी उनको सीटों में हिस्सा मिलने लगा है, प्रशासन में भी उनको हिस्सा मिलने लगा है, लेकिन आपके सामने लेकिन उनकी भागीदारी और सम्मान है वो नहीं बढ़ा है। जब तक सामाजिक मानसिकता व संस्कृति दृष्टिकोण नहीं बदलते हैं, तब तक सिर्फ कानून योजना ही पर्याप्त नहीं होगी। समझ में आ गया? चलिए, तब तक समाज में सभी लोगों को मिलजुल कर प्रयास करने। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। परिवार की परिभाषा दीजिए, परिवार के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। परिवार क्या होते हैं, उनकी परिभाषा देनी और परिवार के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलिए, परिवार समाज का सबसे मौलिक और प्राथमिक इकाई है। समाज का सबसे मूलभूत इकाई के रूप में किसको जाना जाता है भाई? परिवार को ही जाना जाता है। आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसका PDF है वो जरूर से डाउनलोड कर लेना। परिवार है वो समाज के सबसे क्या है, प्रमुख इकाई के रूप में एक जाना जाता है। यह वह सामाजिक समूह होता है जिसमें सभी एक दूसरे के रक्त समूह है, विवाह व दंतक ग्रहण के आधार पर सभी लोग साथ जुड़े रहते हैं। तो परिवार है ना, वो समाज की, है ना, वो सबसे छोटी और सबसे प्राथमिक इकाई के रूप में उसको जाना जाता है, जहां पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। क्या रहते हैं? जहां पर समाज के सभी लोग हैं वो मिलजुल कर रहते हैं, चाहे एक दूसरे ब्लड रिलेशन वाले, जैसे परिवार में क्या रहता है भाई, आपके भाई बहन, माता पिता, चाचा काका ताऊ, सब के सब आपके सामने, दादा दादी सब रहते हैं ना। तो इसी को क्या बोला, इनको रक्त संबंध बोला जाता है ना। समाज जो आपके परिवार में आपके जो ब्लड रिलेशन है वो रहते हैं। विवाह और दंतक ग्रहण के आधार पे भी लोग साथ जुड़े रहते हैं, साथ के साथ शादी विवाह से भी लोग जुड़े रहते हैं। और दंतक ग्रहण मतलब जो अडोप्टेड, अगर आपने किसी बच्चे को भाई गोद लिया है, वो लोग भी आपके सामने परिवार के अंदर रहते हैं। तो परिवार ऐसा तो है नहीं कि एक लोगों का है, काफी लोग उसके अंदर रहते हैं। सभी लोग आपसी सहयोग, भावनात्मक लगाव और सामाजिक जिम्मेदारियां भी साझा करते हैं। क्या करते हैं? सभी लोग आपसी सहयोग, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपना जीवन यापन करते हैं। भावनात्मक लगाव भी रहता है सबका एक दूसरे के प्रति। क्या रहता है भाई? इमोशनल कनेक्शन भी रहता है। सुख दुख के टाइम में सभी लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, तथा सामाजिक जिम्मेदारियां भी साझा करने का काम करते हैं। सब लोगों की जो अपनी अपनी जिम्मेदारियां वो बांट कर रखते हैं, जिसकी जो जिम्मेदारी होती है वो उसका निर्वहन करने का काम करता है। समझ में आ गया? मैक और जैक्स के अनुसार परिवार वह सामाजिक समूह होता है जो विवाह और रक्त संबंधों के माध्यम से जुड़ा रहता है। परिवार, मैकी और जैक्स ने क्या कहा, मैकी और पेज ने क्या कहा आपके सामने? परिवार समाज का वह समूह होता है जो सभी लोग या तो विवाह के माध्यम से या एक दूसरे से रक्त समूह के माध्यम से जुड़े रहते हैं, जिसमें चाहे कोई वयस्क सदस्य बच्चों की परवरिश के उत्तरदायित्व बनाते हैं। और ये लाइन ना अच्छे से रट लेना और इसको ब्लैक पेन से आपको लिख कर आना है। समझ में आ गया? तो मैकी और जैक्स का ये मानना है, परिवार सामाजिक समूह का वो समूह होता है जिसमें विवाह और रक्त समूह के माध्यम से लोग जुड़े रहते हैं। किसके माध्यम से जुड़े रहते हैं? विवाह, शादी के माध्यम से, और जो ब्लड रिलेशन है उसके माध्यम से आपके सामने जो लोग हैं वो जुड़े रहते हैं, और जिससे वह सदस्य और बच्चों की परवरिश का उत्तरदायित्व है वो निभाया जाता है। परिवार के विभिन्न प्रकार कौन से होते हैं? टाइप ऑफ फैमिलीज कौन से होते हैं? परिवार के विभिन्न आधारों पर कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। जो परिवार होते हैं उनको अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया जाता है। मुख्यतः परिवार को निम्नलिखित प्रकारों में आप विभाजित कर सकते हो। परिवार अलग अलग होते हैं, उनमें उनको कुछ प्रमुख आपके सामने विभाग से अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है संयुक्त परिवार और दूसरा होता है एकल परिवार। संयुक्त परिवार, इसमें कई पीढ़ियां एक साथ रहती है, मतलब कई उम्र के लोग हैं वो एक साथ रहने का प्रयास रहते हैं। कया का तो आपके सामने दादा को भी पिता रहे हैं,
ठीक है, दादा रहे, बेटा रहे, उका आपके सामने बेटा का बेटा रहे, तो 2 से 3 जनरेशन आपके सामने जहां पर एक जगह रहती हैं, उनके भी आपके सामने चाचा काका ताऊ आपके सामने सब साथ रहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने संयुक्त परिवार कहा जाता है, जहां पर एक से अधिक पीढ़ियां एक छत के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और आपके सामने बच्चे, अगर सभी लोग एक छत के नीचे जब अपना जीवन यापन करते हैं, उसी को संयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता है। संसाधन, जिम्मेदारी और संपत्ति भी साझा होती है। क्या होती है, यहाँ पर सभी लोग अपने एक दूसरे की जो संसाधन होते हैं उनको भी साझा करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भी साझा करते हैं, और अपनी जो संपत्ति होती है ना उसको भी साझा करने का काम करते हैं। अगले वाला होता है एकल परिवार। केवल माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे एक साथ रहते हैं। एकल परिवार में क्या रहता है भाई, आपके सामने केवल माता पिता रहेंगे। एकल परिवार एक परिवार जिसमें माता पिता रहेंगे और उनके अविवाहित, जिनकी शादी नहीं कर रखी है, उनके बच्चे हैं वो आपके सामने रहते हैं, उनको एकल परिवार के नाम से जाना जाता है। आधुनिक शहरों में ये बहुत प्रचलित है, मतलब सीधी बात है भाई, आपके सामने कोई एक टाबर ही है ना, एक माँ बाप का 2 बच्चा ही, एक नौकरी लागो, तो भाई वो बाहर में ड्यूटी कर रहे हो, मान ली दिल्ली ड्यूटी कर रहे हो, तो की वाइफ वो खुद और का बच्चा उठे रह रहे, वो एकल फैमिली। और मान लो भाई एक जो लड़को है वो जरा आपका खेती करा है, तो दादा भाई वो आपको माता पिता ने भी रख रहे, खुद भी रह रहे हो, बच्चा भी रह रहे हो, तो बहुत संयुक्त परिवार को उदाहरण है। समझ में आ गई, इस हिसाब से समझ सको हो। यहाँ पे आधुनिक जो शहरा में अधिकतर आपके सामने था एकल परिवार है वह देखने मिलेगा, और जो गांव ग्रामीण पद्धति होती है वहां पर आज भी अपने लगभग जो परिवार होते हैं वो संयुक्त फैमिलियां ही रहती हैं। वंश के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ लिनेज, सबसे पहला था पितृवंशीय परिवार। वंशावली पिता की ओर से चलती है। कहां से, पिता की ओर। संपत्ति और नाम पिता से पुत्र को स्थानांतरित होते हैं। अपने राजस्थान में यह पद्धति बहुत देखने मिले। क्या देखने मिले, पितृवंशीय परिवार देखने मिले हैं। वंशावली, जहां भाई लड़की बस शादी करके लड़का घर जाएगी है ना, और उनको जो वंश है वो लड़का का नाम से ही चालू जागो, ठीक है। संपत्ति किसको मिलती है भाई, लड़कों को ही मिलती है। जो पिताजी की संपत्ति है उसमें लगभग हिस्सा किसको मिलता है, लड़कों को ही मिलता है। वैसे कानूनी आधार पे लड़कियों लड़कों दोनों को बनना चाहिए, लेकिन लगभग लड़कों को दे दी जाती है। मातृवंशीय परिवार, वंशावली माता की ओर से चलती है, मतलब लड़का भाई वो है लड़की के घर पे जाकर रहेगा। केरला के नयार समाज और खासी जनजातियों में ये पाया जाता है ना, और भी कई समाज हैं, अपन नॉर्थ ईस्ट में भी आपके सामने ऐसा देखने को मिलता है कई जगह, जहां पर क्या होता है, लड़का वो लड़की के घर पे जाकर रहता है और वहां पर आपके सामने उनके नाम से उनकी वंशानुगत चलती है, और आपके सामने लड़कियों को संपत्ति है वो सौंपी जाती है। चलिए, निवास व्यवस्था के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस, पितर विलासी परिवार, पैट्रियो लोकल फैमिली, विवाह के बाद पत्नी पति के घर पे निवास करती है ना, तो ये निवास के आधार पे रहन सहन के हिसाब से परिवार कैसे होते हैं। पहला होता है पितृविलासी परिवार। पितृविलासी परिवार क्या होता है, विवाह के बाद में जो पत्नी है वो कहां पर रहेगी, पति के घर पे रहेगी। राजस्थान में ये देखने को मिलती है, लड़के भाई वो लड़के घर पे जाकर रहती है पत्नी के रूप में। मातृवंशी, विवाह के बाद में पति पत्नी के घर पे जाकर निवास करता है, उसको मातृविलासी परिवार के नाम से जाना जाता है। मैं उदाहरण पहले ही बता चुका हूं। विवाह के अलग अलग प्रकार होते हैं, एक विवाहिक परिवार और बहु विवाहिक परिवार। एक पति और एक पत्नी के बीच में जहां पर संबंध होता है उसको एक विवाहिक परिवार होता है। समझ में आ गया आपके सामने, लगभग हिंदू विवाह पद्धति के अंदर यही देखने को मिलता है, एक पति और एक पत्नी है, उनके बीच में आपस में जो वैवाहिक संबंध है वो स्थापित किए जाते हैं। समझ में आ गया आपके सामने, उसको एक विवाहिक परिवार के नाम से जाना जाता है। बहुविवाहिक परिवार, हिंदू जो विवाहिक पद्धति है, कानूनी विवाहिक पद्धति, उसके अंदर भी नहीं देखने को मिलता है ये चीज। ये मुस्लिम विवाह पद्धति के अंदर देखने को मिलता है, जहां पे एक ही घर में अनेक जीवन साथी है वो रहते हैं, जैसे बहुपति पत्ना, एक पुरुष के अनेक पत्नियां होना, है ना। मुस्लिम धर्म के अंदर देखने को मिलता है भाई, एक पुरुष होता है उसके 2 या 3 पत्नियां वो देखने को मिलती है, उसको बहु विवाहिक परिवार के नाम से जाना जाता है। बहुपति तो क्या होता है, एक पत्नी के अनेक पति है वो होते हैं, ये आपके सामने जनजातियों में देखने को मिलता है। चलिए, निष्कर्ष, परिवार समाज की वो आधारशिला होती है। यह न केवल व्यक्ति के समाजीकरण का पहला मंच होता है, क्या होता है, जो परिवार है ना वो समाज की सबसे पहली मूलभूत आपके सामने क्या रहता है, आधारशिला होती है। यहाँ पर न केवल व्यक्ति का समाजीकरण का पहला मंच है, मतलब कोई भी व्यक्ति है वो समाजीकरण से किसके माध्यम से जुड़ता है, परिवार के माध्यम से जुड़ता है।
बल्कि सुरक्षा, भावनात्मक सहयोग और सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का भी केंद्र होता है। इसके साथ क्या क्या होता है, सभी लोग यहाँ पर जब साथ रहते हैं तो उनको सुरक्षात्मक महसूस होता है, भावनात्मक सहयोग देने का प्रयास करते हैं एक दूसरे के साथ, सभी लोग मिलजुल कर रहे, भावनात्मक सहयोग रहे। सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का भी केंद्र माना जाता है। किस चीज को, एक दूसरे की जो संस्कृति होती है उसको भी आगे बढ़ाने का केंद्र के रूप में उसको जाना जाता है। किसको, परिवार को। यद्यपि समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवार के स्वरूपों में परिवर्तन आए, समय में बदलाव देखने को मिला है और जो परिवारों का जो स्वरूप है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिला है, फिर भी उसका सामाजिक महत्व हमेशा बना रहता है। फिर भी क्या रहता है, इसका जो समाज है, सामाजिक महत्व है वो हमेशा बना हुआ रहता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। राष्ट्रीय एकीकरण पर जातिवाद का क्या प्रभाव पड़ा? क्या आधुनिक भारत में जातिवाद धीरे धीरे कम हो रहा है या आगे बढ़ रहा है? इसके बारे में आपको बताना है। तो राष्ट्रीय एकीकरण पर जातिवाद का क्या प्रभाव पड़ा है? क्या आधुनिक भारत में जातिवाद कम हो रहा है या इसके स्वरूप में कोई बदलाव देखने को मिल रहा है? भारत जैसे बहुवर्गीय और बहुधार्मिक देश में राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल इंटीग्रेशन का अर्थ होता है देश के सभी नागरिकों को एकता, अखंडता व नागरिक भावनात्मक से रूप से जुड़े रहना। भारत में क्या भारत जैसे बहुवर्गीय, एक से अधिक वर्ग देखने को मिलते हैं, एक से अधिक समुदाय देखने को मिलते हैं, एक से अधिक जातियां देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार का जो आपके सामने समाज देखने को मिलता है जहां पे बहुत धर्म मतलब एक से अधिक धर्म भी देखने को मिलते हैं। इसमें राष्ट्रीयता का अर्थ क्या होता है कि सभी धर्म के लोग हैं, सभी धर्म के जो नागरिक हैं वो एकजुट रहे, मिलजुल कर रहे। अखंडता और समानता की भावना भी देखने को मिले। क्या देखने को मिले आपके सामने, सभी लोग एकता और अखंडता के साथ अपना जीवन यापन है वो करें। मतलब अलग अलग जाति, धर्म, समाज है ना, इन सब का लोग है ना जब मिलजुल के रहे, वही राष्ट्रीय एकीकरण का नाम से जाने जाए। समझ में आ गया? अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, फिर भी आपके सामने एकजुट रहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने भाई, उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, राष्ट्रीय एकीकरण के नाम से जाना जाता है। लेकिन परंतु भारत में जातिवाद एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिससे इस राष्ट्रीय एकता को बार बार चुनौती दी गई है। क्या है भारत में कास्टिज्म, भारत में जातिवाद एक बहुत बड़ी बुराई है। क्या है, भारत में एक जातिवाद नामक समस्या पाई जाती है जिससे क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय एकता है वो बार बार कमजोर पड़ जाती है। क्या होती है, भारतीय जो राष्ट्रीय एकता है वो बार बार इस जातिवाद है इसके चक्कर में वो हर बार कमजोर है वो पड़ जाती है। क्यों, जातिवाद के आधार पर लोग बटे हुए होते हैं। क्या रहता है भाई, जातिवाद के आधार पे लोग है वो बटे हुए रहते हैं। आपके सामने जातिवाद की वजह से चीजें वो कमजोर पड़ जाती हैं। राष्ट्रीय एकीकरण पे जातिवाद का क्या प्रभाव पड़ता है? किसके ऊपर, जो राष्ट्रीय एकीकरण पे जातियों का क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहला होता है सामाजिक विभाजन। जातिवाद समाज को अनेक टुकड़ों में बांटता है जिससे सामाजिक समरसता बाधित होती है। क्या रहता है भाई, देखो जैसे एक समाज है, आप बोर्ड देख लो, समाज में हमेशा नेता ना जातियों के आधार पे बांटने का काम करेंगे। पहले धर्म के आधार पे बांटेंगे, धर्म के आधार पे नहीं बांटेंगे तो जातियों के आधार पे बांटेंगे। क्यों, क्योंकि आपके सामने अगर जब तक लोग बटेंगे नहीं तब तक उनको मुनाफा नहीं पहुंचेगा, है ना। तो जातियों के आधार पे आपके सामने जो समाज है उसमें बंटवारा होता है, जो लोगों का जो एकीकरण है, जो उनके अंदर मिलजुल के जो रहने की भावना है ना, वो भी बाधित होती है। राजनीतिक ध्रुवीकरण, जाति आधारित राजनीति ने लोकतंत्र को जाति आधारित वोट बैंक में बदल दिया है। बस जिस जाति का आपके सामने उम्मीदवार खड़ा कर दिया वो वही उम्मीदवार आपके सामने, उसी उम्मीदवार को वोट देना है क्योंकि वो आपकी जाति का है। इसने क्या कर दिया आपके सामने, इसने लोकतंत्र की जो वास्तविक भूमिका है जिसमें जातियों के आधार पे नहीं विकास के आधार पे वोट होना चाहिए, वो आपके सामने कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, जिससे सामाजिक एकता और निष्पक्षता पर भी आपके सामने आघात है वो चोट पहुंचती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से, राजनीतिक एकता और जो निष्पक्षता है उस पर भी बहुत भारी चोट पहुंचती है। सामाजिक असमानता और तनाव, जातियों के बीच में वैमनव्य, टकराव और हिंसा जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। जो अलग अलग प्रकार की जातियां होती हैं उनके बीच में आपस में क्या रहता है भाई, जैसे ऊंची जातियां हैं उनके अंदर भी टकराव है ना। कहीं पर आपके सामने राजपूत वर्सेस जाट चलता है, गुर्जर वर्सेस मीणा चलता है ना। आपके सब कई दलित समाज आपके सामने वर्सेस सवर्ण समाज चला देते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि राजनीति में, मेरा ओपिनियन नहीं है, ऐसा समाज में आप देखोगे ऐसी चीजें होती है ना। इस प्रकार की चीजें वो देखने को मिलती है। अलग अलग समाज में अलग अलग प्रकार के टकराव देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियां हमें बांटने के लिए, अपने वोटों को मजबूत करने के लिए, अपने आप को राजनीति में चमकाने के लिए ये सब करती हैं। लेकिन वास्तविक रूप से भाई थारा दोस्त नहीं,
कॉलेज में थे पढ़ो थार दोस्त नहीं, कितना यहाँ का दोस्त होगा जो दूसरी जातियों में थे, नहीं कौन फिर कौन सी जाति से, है ना आजकल ये चीज। तो यही होता है आपके सामने, बस ये राजनीति है वो आपको धर्म के आधार पे, जातियों के आधार पे बांटती रहती है। जैसे आरक्षण विरोधी आंदोलन हो गए, दलित उत्पीड़न जैसी चीजें हो गई, ये समाज में क्या करते हैं, एक दूसरे समाज के प्रति घृणा पैदा करने का काम करती है। क्षेत्रीय अलगाववाद को बढ़ावा देना, कुछ जातियां या समुदाय अपने को उपेक्षित मानकर अलग पहचान की मांग करने लग जाती हैं, जिससे क्षेत्रीयवाद को बल देखने को मिलता है। यह महाराष्ट्र में बहुत देखने को मिलता है ना। मराठी मनुष्य की जो भाषा देखने को मिलती है कि भाई हम महाराष्ट्र के लोग हैं, हमें ही हमारा वो हिस्सा मिलना चाहिए, दूसरे लोगों को नहीं मिलना चाहिए। तो इससे क्षेत्रवाद की भावना देखने को मिलती है। जाति धर्म के हिसाब से नहीं, कुछ क्षेत्र के जो लोग हैं जो अपने आप को सुपीरियर या ऊंचा मानते हैं, जो आपके सामने समाज के जो अन्य लोग हैं उनको बराबरी का हिस्सा दिलाने की बात नहीं करते हैं। शैक्षणिक और आर्थिक अवसरों की असमानता, जब जातियों के आधार पर अवसरों का वितरण होता है, प्रतिभा, योग्यता और राष्ट्रीय प्रगति प्रभावित होती है। क्या होती है, जब जातियों के आधार पर अवसरों का वितरण देखने को मिलता है ना। जैसे कि भाई आपके सामने सरकार क्या करेगी, आपके सामने जैसे भी कोई सीटों का आवंटन करेगी, चाहे अभी पंचायती राज के चुनाव होंगे, सरपंचों के चुनाव होंगे, या फिर आपके सामने एमएलए एमपी के चुनाव होंगे, सीटें हमेशा जाति के हिसाब से बांटी जाएंगी। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनरल की सीट है और जहां पर जिस जाति का वोट ज्यादा है, उसी का आपके सामने क्या किया जाएगा, कैंडिडेट है उसको खड़ा किया जाएगा, ताकि अपनी जाति के ज्यादा ज्यादा वोट मिले और वो जीत सके। यहां से क्या हो गया, आपके सामने राष्ट्रीय प्रगति, विकास के नाम पर वोट नहीं हो रहा है, जातियों के नाम पर, धर्म के आधार पे वोट है वो पड़ रहा है। तो इससे क्या होता है, जो देश में जो राजनेता उनको भी समझ में आ जाती है कि लोग विकास के नाम पर वोट तो दे ही नहीं रहे, वोट किसके नाम पर दे रहे हैं, जातियों के आधार पे। तो हमें जातिवाद को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या मतलब है आपके सामने, और दूसरी चीजों से। नागरिक कर्तव्यों की उपेक्षा, जाति भावना व्यक्ति और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से दूर करती है। जाति क्या करती है, व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति उसका जो उत्तरदायित्व होता है, क्या होता है, राष्ट्र के प्रति उसका जो उत्तरदायित्व होता है, उस उत्तरदायित्व की जो भावना होती है उस व्यक्ति के मन में, उस जो उत्तरदायित्व की भावना से उस व्यक्ति को अलग करने का काम करती है। क्या काम करती है, उस व्यक्ति को उस उत्तरदायित्व से अलग करने का काम करती है। जो नागरिक कर्तव्य होते हैं, उन नागरिक कर्तव्यों से अलग करने का काम करती है। क्या आधुनिक भारत में जातिवाद कम हो रहा है, इज कास्टिज्म डिक्लाइनिंग इन मॉडर्न इंडिया। सबसे पहले संविधान का प्रभाव, भारतीय संविधान में जाति आधारित भेदभाव को अवैध घोषित किया गया है। क्या किया गया है, भारतीय संविधान में जो जाति आधारित जो भेदभाव होता है, क्या होता है, जो भारत में जो जाति आधारित भेदभाव देखने को मिलता है, उसको पूरी तरीके से क्या किया गया है, कानूनी रूप से अवैध घोषित किया गया है। अगर ऐसा करता कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अनुच्छेद 15 व 17 है, वो इसी की बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति वो जाति के आधार पे भाई भेदभाव हो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा किसी के साथ। शिक्षा और शहरीकरण, शिक्षित और शहरी क्षेत्रों में जातिगत पहचान धीरे धीरे कमजोर हो रही है। जैसे लोग एजुकेटेड होते चले जाते हैं, उनको ये समझ में आ जाता है कि जातियों का कोई महत्व नहीं है। क्या समझ में आता है कि जातियों का कोई महत्व नहीं है, अगर हमें प्रगति करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, जातियों से ऊपर उठकर विकास की राजनीति की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। और यह सिर्फ शहरों और शिक्षित लोगों को नहीं, ग्रामीण समाज के परिवेश के लोगों को भी समझना पड़ेगा। जातियों से समाज आगे नहीं बढ़ता है। समाज आगे किन चीज से बढ़ेगा, समाज आगे आपके सामने आपकी विकास से बढ़ेगा। तो आप विकास को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, विकास की राजनीति पर ही वोट दीजिए। आर्थिक बदलाव, अब व्यवसाय, नौकरियां, जीवन शैली जातियों के बजाय योग्यता पर आधारित होती जा रही है। पहले भाई लोग अपनी जातियों को ज्यादा आपके सामने आगे बढ़ाने का काम करते थे। अब धीरे धीरे क्या होने लगा है, अब धीरे धीरे लोग है ना ये चीज देखते हैं, क्या ये हमारे समाज का लोग है, लेकिन अगर इसके पास योग्यता नहीं है तो कोई महत्व नहीं है ना। हमें तो योग्यता के आधार पे, आपके अंदर क्वालिटी है तो मैं आपको रखूंगा, नहीं है तो भाई मेरे क्या काम का है, मेरा तो नुकसान ही होगा इस चीज से। भाई आपकी दुकान में एक व्यक्ति है, अगर आप उसको 100 रुपए तनख्वाह के दे रहे हो और वो आपको 300 कमा के दे रहा है, दूसरी जाति का है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसको आप 100 रुपए तनख्वाह दे रहे हो और वो आपको 150 रुपए कमा के दे रहा है, किसको रखोगे, 300 वाले को रखोगे, है ना। 150 वाले को चाहे आपकी जाति का नहीं रखोगे, क्यों, क्योंकि भाई वो आपको ज्यादा मुनाफा करके दे रहा है। तो यही है, जातियों से अब आधारित चीजें हैं वो कम होने लग गई हैं, लोगों शिक्षित होने लगे हैं, लोगों को समझ आने लग गई है, अब ज्यादातर चीजें योग्यता आधारित होने लग गई है। चलिए, अंतर जातीय विवाह में वृद्धि,
युवा पीढ़ी जातियों की सीमा तोड़कर अब विवाह करने लगे। अब क्या है, धीरे धीरे समाज में प्रेमवाद जैसी चीजें देखने को मिल गई हैं। अब लोग हैं वो जातियों में नहीं उलझकर अपनी विवाहिक पद्धति है ना, उसके अंदर भी अंतर विवाह करने लगे हैं। जैसे जो शहरी क्षेत्र हो गया उसके अंदर समाज में एक दूसरी जातियों में भी अब विवाह आमतौर पर देखने को मिलने लगे हैं। अभी भी चुनौतियां हैं, जाति आधारित राजनीति। चुनाव में उम्मीदवार, मतदान, जातिगत समीकरणों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। क्या होते हैं, जो चुनाव होते हैं ना, उसमें उम्मीदवार है वो भी किसके नाम से चुना जाता है, जातियों के आधार पर। मैं बताया था ना, कोई भी एमएलए होगा, एमपी का चुनाव होगा, पहले देखेंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर कौन सी जाति के ज्यादा वोट है। जिस जाति के ज्यादा वोट है उसी के उम्मीदवार को उतारो, ज्यादा वोट है जीतने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए जातिगत समीकरणों को ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। आरक्षण की राजनीति, जातिगत आरक्षण को लेकर समाज में तनाव व आंदोलन होते रहते हैं। हर समाज अपने जो जातियां हैं उसके आपके सामने उसके जो आरक्षण है उसकी बात करता है। समाज का जो हर वर्ग है वो आपके सामने किसकी बात करता है, आरक्षण की बात करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत भेदभाव जारी है। अभी भी दलितों में को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने को मिलता है। अभी भी क्या नहीं देखने को मिलता है, जो दलित वर्ग है उनको मंदिरों में प्रवेश करने का नहीं मिलता है। पानी और स्रोतों में सामाजिक मेलजोल और भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जो सामाजिक मेलजोल की जो भावना है, भेदभाव है, वो भी देखने को मिलता है। तो जातिगत आधार पे भेदभाव है वो देखने को मिलता है। जाति आधारित हिंसा, दलित उत्पीड़न, ऑनर किलिंग, पंचायतों द्वारा जातिगत दंड, ये सब जातियों की गहराई को और भी दिखाते हैं। आज भी जो ग्रामीण समाज के अंदर आपके सामने जो पंचायत होती है, जाति आधारित पंचायत होती है ना, आपके सामने वहां पर आपके सामने वो जातियों पे ज्यादा निर्भर करते हैं। दलित समाज के लोगों को उत्पीड़ित किया जाता है। ऑनर किलिंग भी देखने को मिलती है, एक जाति के लोग है दूसरी जाति के लोगों को क्या कर देते हैं, आपके सामने मार दिया जाता है। इस प्रकार की चीजें भी देखने को मिलती है। तो ये जातिगत को और भी गहरा करते हैं। चलिए, जातिवाद ने भारत में राष्ट्रीय एकीकरण को बार बार बाधित तो किया है। मतलब जातिवाद के वजह से बहुत बार हमारे समाज में फूट पड़ी है, हम एक दूसरे से अलगाव महसूस किया है। यद्यपि शिक्षा, कानूनी उपाय और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से जातिवाद की कमी के लक्षण तो दिख रहे हैं, लेकिन समय के साथ हमें यह भी दिख रहा है कि जातिवाद जैसी घटनाएं अब समय के साथ कम हुई है। परंतु ये कहना कि जातिवाद पूर्ण रूप से खत्म हो गया है, ये अभी जल्दबाजी होगी। हम इस चीज को पूर्ण दावे के साथ कभी नहीं कह सकते कि जातिवाद अब उतना नहीं रहा है जितना पहले था। राष्ट्रीय एकता को सशक्त करने के लिए जरूरी है कि हम जातियों की दीवारों को तोड़े और सामाजिक न्याय व समानता व मानवता को अपनाने का काम करें। राष्ट्रीय एकता को सशक्त करने के लिए, समाज में जो राष्ट्रीय एकता है उसको मजबूत करने के लिए जरूरी है कि हम जो जातिवाद के जो बेड़ियां है ना उनको उतार कर फेंक दें, है ना, और सामाजिक न्याय, समाज में सभी लोग मिलजुल कर रहे, सामाजिक समानता और मानवता को बढ़ाने का काम करें। तो यह आपके सामने अंडरस्टैंडिंग द इंडियन सोसाइटी का पेपर था। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।